अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है जनरल नॉलेज, मुस्लिम दुनिया। तो आज मुस्लिम दुनिया के हवाले से आप हमारा दूसरा एपिसोड देख रहे हैं, जिसमें हमने मुस्लिम ममालिक के हवाले से मुख्तलिफ MCQs जो हैं और मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं और दीगर जो मामलात हैं उनके हवाले से अहम MCQs जो हैं वो इस वीडियो के अंदर शामिल किए हैं। आइए इस वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज़ वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। बैरूत किस मुस्लिम मुल्क का दारुल हुकूमत है? आपने बताना ये है कि बैरूत जो है वो किस मुल्क का दारुल हुकूमत है। उसमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 ऑप्शन है लुबनान, दूसरा ऑप्शन है लीबिया और तीसरा ऑप्शन है यमन। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स लुबनान। बैरूत जो है वो मुस्लिम मुल्क लुबनान का दारुल हुकूमत है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का सबसे बड़ा अमारत कौन सा है? डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो एक वफाक की शक्ल में है, जिसके 7 मुख्तलिफ इकाइयाँ हैं और उसकी इकाइयों को जो है अमारात कहा जाता है, यानी एमिरेट्स कहा जाता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो उसकी जो 7 इकाइयाँ हैं, आपने बताना ये है कि उसकी 7 इकाइयों में से सबसे बड़ी इकाई जो है वो कौन सी है। मुत्तहिदा अरब अमारात का सबसे बड़ा अमारत यानी एमिरेट्स या फेडरल यूनिट जो है कौन सा है? तो उसका दुरुस्त जवाब है दुबई। दुबई जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात की जो 7 मुख्तलिफ इकाइयाँ हैं उसमें सबसे बड़ी इकाई यानी सबसे बड़ी अमारत जो है वो शुमार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोहा किस मुस्लिम मुल्क का दारुल हुकूमत है? आपने बताना ये है कि दोहा जो है वो किस मुस्लिम मुल्क का दारुल हुकूमत है। तो इसमें भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 ऑप्शन है कुवैत, दूसरा ऑप्शन है शाम और तीसरा ऑप्शन है कतर। तो आपने बताना ये है कि दोहा जो है, दोहा किस मुस्लिम मुल्क का दारुल हुकूमत है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका दुरुस्त जवाब है कतर। दोहा जो है वो कतर का दारुल हुकूमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इश्क आबाद किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? एक और दारुल हुकूमत के हवाले से क्वेश्चन है। इश्क आबाद किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? इसमें भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं और तीनों ऑप्शन हैं तुर्कमानिस्तान, अज़रबैजान और उज़्बेकिस्तान। आपने बताना ये है कि इन 3 मुल्कों में से जो इश्क आबाद है वो किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? तो इसका दुरुस्त जवाब है तुर्कमानिस्तान। इश्क आबाद तुर्कमानिस्तान का दारुल हुकूमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाला किस मुस्लिम मुल्क का दारुल हुकूमत है? कंपाला जो है किस मुस्लिम मुल्क का दारुल हुकूमत है? उसमें भी 3 ऑप्शन हैं। नंबर 1 ऑप्शन है युगांडा, दूसरा ऑप्शन है मौरितानिया और तीसरा ऑप्शन है सेनेगाल। तो इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है युगांडा। कंपाला जो है वो बरआज़म अफ्रीका का एक इंतहाई अहम मुल्क है युगांडा, तो उसका दारुल हुकूमत है कंपाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ़लस्तीन का पुराना नाम क्या है? फ़लस्तीन का पुराना नाम क्या है? नंबर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, सरज़मीन कनान और दूसरा ऑप्शन है सरज़मीन अंबिया। तो आपने बताना ये है कि फ़लस्तीन का जो पुराना नाम है वो क्या था। तो इसमें भी 2 ऑप्शन है, सरज़मीन कनान और दूसरा ऑप्शन है सरज़मीन अंबिया। तो इसमें दूसरा ऑप्शन है सरज़मीन कनान, यानी फ़लस्तीन का पुराना नाम या फ़लस्तीन का पहला नाम जो है वो सरज़मीन कनान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली जंग अज़ीम जो 1914 में शुरू हुई और 1918 में जाकर ख़त्म हुई। आपने बताना ये है कि इस पहली जंग अज़ीम के दौरान जो सल्तनत उस्मानिया है उसने किस मुल्क का साथ दिया था? यानी सल्तनत उस्मानिया ने बरतानिया के ख़िलाफ़ जर्मनी का साथ दिया था या जर्मनी के ख़िलाफ़ उसने बरतानिया का साथ दिया था। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। पहली जंग अज़ीम जो 1914 में शुरू हुई और 1918 में जाकर ख़त्म हुई, तो इस पहली जंग अज़ीम में सल्तनत उस्मानिया ने बरतानिया के ख़िलाफ़ जर्मनी का
साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहूदियों ने इसराइल के क़याम का ऐलान कब किया, यानी इसराइली रियासत कब कायम हुई, या यहूदियों ने इसराइली रियासत के क़याम का बाकायदा तौर पे कब ऐलान किया था। उसमें दो ऑप्शन हैं, 14 मई 1948 और दूसरा ऑप्शन है 14 जून 1948। तो इसका दुरुस्त जवाब है 14 मई 1948। इसराइली रियासत जो है वो 14 मई 1948 को कायम हुई थी, या फिर इसको यूँ कहा जा सकता है कि यहूदियों ने इसराइली रियासत के क़याम का ऐलान 14 मई 1948 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब का इब्रानी नाम क्या था, जिनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। तो इसमें दुरुस्त जवाब है, एक ही ऑप्शन मैंने इसमें दिया है और उसका दुरुस्त जवाब है इसराइल, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब का इब्रानी नाम जो था वो था इसराइल, और उसी से जो है बनी इसराइल, उसकी औलाद जो है, उनकी जो औलाद हैं वो बनी इसराइल कहलाती हैं। दोबारा इस सवाल को सुन लीजिएगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब का इब्रानी नाम क्या था, जिनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। तो इसका दुरुस्त जवाब है, उनका नाम था इसराइल, यानी हज़रत इसराइल जो है वो उनको कहा जा सकता है, और उन्हीं के नाम से जो है ये इसराइली रियासत का क़याम जो है वो अमल में लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कुरान मजीद की 17वीं सूरत जो कि 15वें पारे के आगाज़ के साथ ही शुरू होती है, ये सूरत दो नामों से मशहूर है। एक सूरत बनी इसराइल और उसका दूसरा नाम क्या है, इसमें भी एक ऑप्शन दिया गया है और जो कि दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिएगा, कुरान मजीद की तरतीब के एतबार से 17वीं सूरत जो कि कुरान मजीद के 15वें पारे के आगाज़ में ही उसका आगाज़ हो जाता है। ये सूरत, इस सूरत के दो नाम हैं, एक उसका नाम है सूरत बनी इसराइल, आपने उसका दूसरा नाम बताना है। दूसरा नाम इसमें दिया हुआ है सूरत अल असरा, तो उसका दूसरा नाम है, पहला उसका नाम है सूरत बनी इसराइल और उसका दूसरा नाम है सूरत अल असरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाहद मुस्लिम रियासत का नाम बताएं जिसे नेटो की रुकनीत हासिल है। इस वक्त दुनिया के अंदर जो है 57 मुस्लिम मालिक मौजूद हैं। आपने बताना ये है कि मुस्लिम दुनिया की वो कौन सी वाहद रियासत है जिसको नेटो की रुकनीत हासिल है। नेटो एक दरअसल फ़ौजी और दफ़ई इत्तेहाद है, बैनुल-अक़वामी तंजीम है जिसकी सरपरस्ती जो है अमेरिका कर रहा है और उसके दीगर जो यूरोपियन मालिक जो है उसके रुकन हैं। और नेटो के प्लेटफार्म से जो है अमेरिका और उसके जो हवारी हैं उन्होंने कई मुल्कों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ भी की हैं। सिर्फ एक मुल्क जो है नेटो का मेंबर है जो कि मुस्लिम मुल्क है। तीन ऑप्शन है, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया। तो इसमें दुरुस्त जवाब है तुर्किया। डियर स्टूडेंट्स, एक और बात भी आपको बता दूं कि तुर्की का जो नया नाम है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने जिसकी ज़्यादा तौर पर वेरिफिकेशन कर दी है, पहले इसका नाम तुर्की था, अब तुर्की से उसका नाम जो है वो तुर्किया जो है वो रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस मगरबी सियासी रहनुमा ने अफराद को दरख्त के पत्तों से तशबीह दी थी, यानी जो किसी भी रियासत के जो बाशिंदे होते हैं, किसी भी रियासत के जो शहरी होते हैं, उनकी मिसाल दरख्त के पत्तों की तरह होती है। गोया रियासत एक दरख्त है और अफराद जो हैं वो उसके पत्ते होते हैं जो कि थोड़े थोड़े वक्फे के बाद मौसमों के मुताबिक झड़ते रहते हैं और उसमें नए पत्ते आते रहते हैं, लेकिन दरख्त जो है वो अपनी जगह के ऊपर कायम रहता है। तीन ऑप्शन दिए गए हैं किस मगरबी रहनुमा ने, तो उसमें मुसोलिनी का नाम है, हिटलर का नाम है और अतातुर्क का नाम है। अतातुर्क जो है बुनियादी तौर पे तो वो तुर्की के बानी हैं, जदीद तुर्की के बानी हैं। उनका शुमार जो अरब मालिक में मुस्लिम मालिक में होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अंदर जो है जो कि तुर्की का कुछ हिस्सा जो है वो यूरोप में भी है, तो उसी निस्बत से जो है इस लिस्ट के अंदर उनका नाम शामिल किया गया है। तो आपने बताना ये है कि किस मगरबी सियासी रहनुमा ने अफराद को दरख्त के पत्तों से तशबीह दी थी, तो वो है मुसोलिनी। मुसोलिनी जो कि इटली का जो है वो हुक्मरान था
और मैसोलिनी जो है उसने ही वहाँ पे फस्तायत का आगाज़ किया था। उसका कहना ये था कि किसी भी रियासत के जो बाशिंदे होते हैं उनकी हैसियत दरख्त के पत्तों की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंतफाज़ा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसमें जिसके मैनी हैं आपने बताना ये है कि इंतफाज़ा जो कि अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है इसके मैनी क्या हैं। दो ऑप्शन दिए गए हैं, जुल्म सितम के ख़िलाफ़ बगावत और मज़ाहमत करना, या दूसरा ऑप्शन है जुल्म सितम और की हमायत करना। इंतफाज़ा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मैनी हैं इसमें पहला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स। तो इसका पहला ऑप्शन है जुल्म सितम के ख़िलाफ़ बगावत या मज़ाहमत करना। तो जुल्म सितम के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करने को, जुल्म सितम के ख़िलाफ़ बगावत करने को अरबी ज़ुबान में उसके लिए इंतफाज़ा की इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल की जाती है। और ये इस इस्तिलाह का तल्लुक़ जो है ये फ़लस्तीन के साथ है, जो कि फ़लस्तीन के मुसलमानों ने इसराइली जुल्म सितम के ख़िलाफ़ और जुल्म जबर के ख़िलाफ़ जो है जो उन्होंने उसके ख़िलाफ़ एक मज़ाहमती तहरीक शुरू कर रखी है, उस मज़ाहमती तहरीक को जो है इंतफाज़ा कहा जाता है, जिसका अरबी ज़ुबान में मतलब है जुल्म सितम के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करना। जोग्राफ़ी एतबार से फ़लस्तीन का शुमार होता है जनूबी एशिया में, मशरक़ वस्ता में या मशरक़ बाइद में। तीन ऑप्शन दिए गए हैं, आपने बताना ये है कि जोग्राफ़ी एतबार से फ़लस्तीन का शुमार दुनिया के किस खिते में होता है। तो जनूबी एशिया में होता है, मशरक़ वस्ता में होता है या मशरक़ बाइद में होता है। तो इसका दुरुस्त जवाब है मशरक़ वस्ता में। जोग्राफ़ी एतबार से इसराइल का शुमार मशरक़ वस्ता के ममालिक में होता है, यानी मिडल ईस्ट में जो है वो फ़लस्तीन का शुमार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गज़ा, अल खलील, बैतुल लहम और अल कुदस किस मुस्लिम रियासत के मशहूर शहर हैं। तीन ऑप्शन दिए गए हैं, इसराइल, फ़लस्तीन और लुबनान। तो आपने इसमें जो है वो बताना ये है कि ये तीनों जो ऑप्शन हैं ये किस रियासत से इनका तल्लुक़ है। यहाँ पे ये लफ्ज़ हम काट देते हैं। गज़ा, अल खलील, बैतुल लहम और अल कुदस किस रियासत के मशहूर शहर हैं। तीन ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें पहला ऑप्शन है इसराइल, दूसरा ऑप्शन है फ़लस्तीन और तीसरा ऑप्शन है लुबनान। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन है फ़लस्तीन। डियर स्टूडेंट्स, गज़ा, अल खलील, बैतुल लहम और अल कुदस जो हैं ये फ़लस्तीन के मशहूर शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरहदें लुबनान, उर्दन, शाम और से मिलती हैं। बुनियादी तौर पे डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें कंपोजिंग का मसला हुआ है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। ये बेसिकली है फ़लस्तीन। हाँ जी, फ़लस्तीन की सरहदें लुबनान, उर्दन, शाम और से मिलती हैं और इसमें ऑप्शन है सऊदी अरब, मिस्र और तीसरा ऑप्शन इसमें है ईरान। आपने बताना यह है कि जो फ़लस्तीन है उसकी सरहदें मिलती हैं लुबनान के साथ भी मिलती हैं, उर्दन के साथ भी मिलती हैं और शाम के साथ भी मिलती हैं। इन तीन मुल्कों के अलावा और किस मुल्क के साथ फ़लस्तीन की सरहदें मिलती हैं। तो उन तीन ऑप्शन दिए गए हैं, सऊदी अरब के साथ, मिस्र के साथ या फिर ईरान के साथ। तो इसमें दुरुस्त जवाब है मिस्र के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फ़लस्तीन है उसकी जो सरहदें हैं वो मिस्र के साथ मिलती हैं, यानी फ़लस्तीन की सरहदें लुबनान, उर्दन, शाम और मिस्र के साथ मिलती हैं। ये चार मुस्लिम ममालिक हैं जिनके साथ फ़लस्तीन की जोग्राफी सरहदें जो है वो मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया के पहले सदर का नाम क्या था। डॉक्टर मोहम्मद महातीर और दूसरा ऑप्शन है सुइकार्नो। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें दुरुस्त ऑप्शन है सुइकार्नो। मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया जो है उसके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे सुइकार्नो जो थे वो इंडोनेशिया के पहले प्रेसिडेंट जो है वो शुमार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब और मिस्र के दरमियान कौन सा मुल्क हाइल है। इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, बहरा अहमर और बहरा अरब। तो इसका दुरुस्त जवाब है बहरा अहमर।
सऊदी अरब और मिस्र के दरमियान जो है बहरा अहमर जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस मुस्लिम मुल्क की सरहदें दो बरआज़मों से मिलती हैं? आपको बताता चलूँ कि रूस जो है वो दुनिया का वो मुल्क है जिसकी सरहदें बरआज़म एशिया और बरआज़म यूरोप के साथ मिलती हैं। इस रूस के अलावा भी एक और मुस्लिम मुल्क है जिसकी सरहदें दो बरआज़मों के साथ मिलती हैं। उसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, लीबिया और दूसरा ऑप्शन है तुर्किया बल्कि कहना चाहिए क्योंकि इसका नया नाम तुर्किया है। तो तुर्की वो मुल्क है जिसकी सरहदें जो हैं दो बरआज़मों के साथ मिलती हैं। एक बरआज़म एशिया में, तुर्की का ज़्यादातर हिस्सा बरआज़म एशिया में है और उसका कुछ हिस्सा जो है वो बरआज़म यूरोप में वाक़या है। तीसरा, तुर्की वो मुस्लिम रियासत है जिसकी सरहदें दो बरआज़मों के साथ मिलती हैं, बरआज़म एशिया और बरआज़म यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुफ़ार मक्का और मुसलमानों के दरमियान सुलह हदैबिया का मुआहदा कब हुआ? तो इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन है 6 हिजरी और दूसरा ऑप्शन है 7 हिजरी। तो पहला ऑप्शन जो है वो इसमें दुरुस्त ऑप्शन है। 6 हिजरी को जो है कुफ़ार मक्का और मुसलमानों के दरमियान सुलहनामा हदैबिया जो है उसके ऊपर दस्तखत किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक़वाम मुत्तहिदा ने तुर्की का नाम बदलने की तौसीक़ कब की? दो ऑप्शन हैं, 1 जून 2022 को या 4 जून 2022 को। तो उसमें पहला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। 1 जून 2022 को जो है अक़वाम मुत्तहिदा ने तुर्की का नाम जो है तब्दील करने की तौसीक़ कर दी थी और अब तुर्की का नाम जो है वो तुर्की से तुर्किया जो है वो रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की का नाम तब्दील करके नया नाम क्या रखा गया है? तुर्किया या तुर्कस्तान? तो इसका दुरुस्त जवाब है तुर्कस्तान। इसका दुरुस्त जवाब है तुर्किया, यानी तुर्की का नया नाम जो है वो अब तुर्किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी को शोहरत हासिल है नज़रिया हंसा की वजह से और दूसरा ऑप्शन है नज़रिया शिद्दत पसंदी की वजह से। तो हिंदू रहनुमा महात्मा गांधी जो हैं उन्हें जो असल शोहरत हासिल हुई वो उनके नज़रिया हंसा की वजह से हासिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, यौमुल सब्त किस मज़हब का त्यौहार है? यानी किस मज़हब के अंदर जो है यौमुल सब्त मनाया जाता है? तो इसका दूसरा, ये यौमुल सब्त जो है ये त्यौहार इसका तल्लुक़ यहूदी मज़हब के साथ है, यानी यहूदियत का जो मज़हब है उसमें यौमुल सब्त जो है उसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़मीन का कदर सबसे पहले किस मुस्लिम साइंसदान ने मालूम किया था? अबू रेहान अल बैरूनी और दूसरा ऑप्शन है फराबी ने। तो इसका दुरुस्त जवाब है अबू रेहान अल बैरूनी जो हैं वो मुसलमान साइंसदान थे जिन्होंने ज़मीन का कतर जो है सबसे पहले मालूम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तहरीक अख़वानुल मुस्लिमून के बानी का नाम क्या था? तहरीक अख़वानुल मुस्लिमून का बानी का नाम था हसन अल बन्ना, उनका असल नाम है। और इसमें वैसे दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है हसन अल बन्ना जो कि दुरुस्त ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन था सैयद कुतुब, लेकिन तहरीक अख़वानुल मुस्लिमून जो है उनके जो बानी हैं उनका नाम है हसन अल बन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीबिया किस बरआज़म में वाक़या है? बरआज़म अफ्रीका में या बरआज़म एशिया में? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका दुरुस्त जवाब है बरआज़म अफ्रीका में। लीबिया जो है वो बरआज़म अफ्रीका में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पटसन की फसल किस इस्लामी मुल्क में सबसे ज़्यादा पैदा होती है? बांग्लादेश में या पाकिस्तान में? तो इसका दुरुस्त जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा रहा है और जब पाकिस्तान कैम हुआ तो बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का एक सूबा था, लेकिन फिर कुछ ऐसी गलतियाँ और कोताहियाँ हुई जिसकी वजह से मशरक़ी बंगाल के लोग जो हैं उनको बहुत सारे जो थे ख़दशात पैदा हुए, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए और जब उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए गए तो आखिरकार जो है 16 दिसंबर 1971 को जो है मशरक़ी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बनने में कामयाब हो गया था। दुनिया भर में सबसे नफीस, सबसे मयारी और सबसे आला जो पटसन है वो बांग्लादेश के अंदर जो है वो पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुत्तहिदा अरब अमारात कितनी इकाइयों का मजमुआ है?
متحدہ عرب امارات جو ہے بنیادی طور پہ ایک وفاق ہے، فیڈریشن ہے۔ فیڈریشن دراصل مختلف اکائیوں کا مجموعہ ہوتی ہے، جس طرح پاکستان بھی ایک وفاق ہے، کینیڈا وفاق ہے، انڈیا اور امریکہ اور سوئٹزرلینڈ، یہ سب وفاق ہیں۔ تو وفاق جو ہے مختلف اکائیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے بتانا یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کا جو وفاق ہے وہ کتنی اکائیوں پر مشتمل ہے، تو اس کا درست جواب ہے 7 اکائیوں کا یہ اتحاد ہے۔ لیکن جو وفاق ہوتا ہے وہ مختلف اکائیوں سے مل کر بنتا ہے، لیکن ان اکائیوں کے مختلف ملکوں میں نام مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے پاکستان کے اندر جو وفاقی اکائیاں ہیں ان کو پروونسز کہا جاتا ہے یا صوبے کہا جاتا ہے۔ امریکن وفاق کی جو اکائیاں ہیں ان کو اسٹیٹس کہا جاتا ہے، اور سوئٹزرلینڈ جو ہے اس کی اکائیوں کو کینٹن کہا جاتا ہے، لیکن جو متحدہ عرب امارات ہے اس کی اکائیوں کو امارت کہا جاتا ہے یا ایمریٹس کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو اس میں 2 آپشن ہیں، ابن خلدون اور پہلا آپشن ہے حضرت شاہ ولی اللہ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں پہلا آپشن جو ہے وہ درست آپشن ہے۔ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، مولم ثانی کس مسلم مفکر کو کہا جاتا ہے؟ 2 آپشن ہیں، فارابی اور امام غزالی۔ تو اس کا درست جواب ہے فارابی۔ فارابی جو ہیں وہ مولم ثانی کہلاتے ہیں، جبکہ مولم اول جو ہے یہ قدیم یونانی مفکر ارسطو یعنی ایرسٹاٹل کو کہا جاتا ہے۔ تو فارابی جو ہے چونکہ اس نے ارسطو کی تصانیف جو ہیں ان کے تراجم کیے تھے، ان کی تشریح کی تھی، تو اسی نسبت سے جو ہے ان کو مولم ثانی کا خطاب جو ہے وہ دیا گیا۔ نیکسٹ کویشچن ہے، اخوان المسلمون تحریک کا تعلق کس ملک سے تھا؟ یعنی یہ تحریک کس ملک سے شروع ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے مصر سے اس تحریک کا آغاز ہوا تھا۔ اخوان المسلمون جو ہے اس تحریک کا آغاز مصر سے ہوا، اور حسن البنا جو ہیں، یہ نیکسٹ کویشچن آ چکا ہے اس سے پہلے جو ہے، تو انہوں نے جو ہے اس تحریک کی بنیاد رکھی تھی۔ خطبات بہاولپور کس کے خطبات کا مجموعہ ہے؟ یہ کتاب کا نام ہے خطبات بہاولپور۔ آپ نے بتانا یہ ہے کہ یہ کتاب کس کے خطبات کا مجموعہ ہے۔ یہ کتاب جو ہے ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کا مجموعہ ہے، اور یہ خطبات جو ہیں انہوں نے بہاولپور یونیورسٹی پاکستان کے اندر جو ہے دیے تھے، اور اسی نسبت سے جو ہے ان خطبات کو جو ہے خطبات بہاولپور جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، علم عمرانیات یعنی سوشیالوجی، علم عمرانیات کا بانی کس مسلم مفکر کو کہا جاتا ہے؟ 2 آپشن ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس کا درست جواب ہے ابن خلدون۔ ابن خلدون جو ہے انہیں سوشیالوجی کا بانی کہا جاتا ہے، یا انہیں علم عمرانیات کا بانی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس، کتاب العبر کے مصنف کا نام ہے۔ کتاب العبر کے مصنف کا نام ہے، 2 آپشن دیے گئے ہیں، ڈاکٹر حمید اللہ اور دوسرا آپشن ہے ابن خلدون۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کا درست آپشن ہے ابن خلدون۔ ابن خلدون جو ہیں ان کی یہ کتاب ہے کتاب العبر۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے، احکام السلطانیہ کے مصنف کا نام کیا ہے؟ احکام السلطانیہ جو ہے ایک کتاب کا نام ہے، ایک تصنیف ہے۔ آپ نے بتانا یہ ہے کہ اس کے مصنف کون ہیں، ڈاکٹر محمود احمد غازی، اور دوسرا آپشن ہے ابو الحسن الماوردی۔ تو اس میں درست آپشن ہے ابو الحسن الماوردی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دوسرا آپشن جو ہے وہ درست ہے، ابو الحسن الماوردی جو ہیں ان کی تصنیف کا نام ہے احکام السلطانیہ۔ نیکسٹ ہے، فیثاغورس ایک فلسفی تھا۔ آپ نے بتانا یہ ہے کہ اس کا تعلق یونان کے ساتھ تھا یا ایران کے ساتھ تھا؟ تو فیثاغورس جو ہے وہ ایک یونانی فلسفی تھا۔ فیثاغورس ایک یونانی فلسفی تھا۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں، اسلامی ریاست کس کی تصنیف ہے؟ کتاب کا نام ہے اسلامی ریاست، اور آپ نے بتانا یہ ہے کہ یہ کس کی تصنیف ہے، مفتی محمد شفیع اور سید ابو العلا مودودی۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ دونوں میں سے، ان دونوں شخصیات میں سے کس شخصیت کی کتاب ہے جس کا نام ہے اسلامی ریاست؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں درست جواب ہے سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ جو کتاب جو ہے
इस्लामी रियासत के मुसन्नफ़ जो हैं वो मदूदी साहब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी किताब से मुतल्लिक़ है। तनकीहात के मुसन्नफ़ का नाम बताएं। तनकीहात अमीन एहसन इस्लाही और दूसरा ऑप्शन है सैयद अबू अला मदूदी। तो इसमें भी दुरुस्त जवाब है सैयद अबू अला मदूदी। तो इस्लामी रियासत और तनकीहात दोनों किताबें जो हैं ये मदूदी साहब की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मज़हब अवाम का अफ्यून है, ये जुमला किस इश्तराकी फ़लसफ़ी ने पेश किया था? दो ऑप्शन है कार्ल मार्क्स और दूसरा ऑप्शन है अफलातून। तो आपने बताना ये है कि ये स्टेटमेंट जो है ये किस मुफक्कर से मंसूब है। मज़हब अवाम का अफ्यून है और ये ऑप्शन जो है इसमें पहला ऑप्शन जो है वो दूसरा ऑप्शन है, यानी कार्ल मार्क्स ने जो है मज़हब को अफ्यून का दर्जा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्ने बतूता की वजह शोहरत क्या है? इब्ने बतूता जो हैं वो महर नबातात था या वो एक सयाह था? तो आपने दोनों ऑप्शन में से बताना है कि इब्ने बतूता का तल्लुक़ किस शोबे ज़िंदगी के साथ था। इब्ने बतूता जो हैं उनकी जो वजह शोहरत है वो दरअसल सयाहत है। तो इब्ने बतूता सियाहत की वजह से दुनिया भर में शोहरत के हामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समरकंद, बुखारा और फ़रगाना किस इस्लामी मुल्क के मशहूर शहर हैं? उसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, बांग्लादेश और उज़्बेकिस्तान। समरकंद, बुखारा और फ़रगाना जो हैं ये मुस्लिम मुल्क उज़्बेकिस्तान के मशहूर शहर हैं। मुस्लिम मुल्क उज़्बेकिस्तान जो है उसके ये तीनों मशहूर शहर हैं, समरकंद, बुखारा और फ़रगाना। और ये स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इस्लामी इस्तिलाह में ऐसे शख्स को क्या कहा जाता है जिसने किसी से पढ़ना लिखना ना सीखा हो? यानी वो पढ़ना लिखना तो जानता हो लेकिन उसने बाकायदा तौर पे कहीं से पढ़ना लिखना ना सीखा हो। तो इस्लामी इस्तिलाह के अंदर जो है ऐसे शख्स को क्या कहा जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स ये आपने बताना है। तो इसका दूसरा जवाब है उम्मी। ऐसा शख्स जिसने बाकायदा तौर पे किसी से पढ़ना लिखना ना जानता हो लेकिन वो पढ़ने लिखने की सलाहियत रखता हो, उस शख्स को जो है उम्मी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अय्याम अबीस किसे कहते हैं? चांद की 13, 14 और 15 तारीख को या चांद की पहली, दूसरी और तीसरी रात को? तो डियर स्टूडेंट्स इसका पहला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। चांद की 13, 14 और 15 तारीख जो है उसको अय्याम अबीस कहा जाता है। अबीस जो है इसको अबियस भी पढ़ा जाता है या अबियस ही इसका दूसरा ऑप्शन है, प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन उर्दू में बास का जो है इसको जिस तरह करतास अबीस पढ़ा जाता है तो ये बुनियादी तौर पे अबियस है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और अंडे की जो सफ़ेदी होती है उसको दरअसल अबियस कहा जाता है। या जिस तरह वाइट पेपर जो है कोई गवर्नमेंट शाया करती है अपनी कारकर्दगी के हवाले से तो उसको उर्दू में जो है करतास अबियस कहा जाता है या करतास अबीस कहा जाता है। तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन भी आपने ज़हन में रखना है और ये भी रखना है कि इस्लामी इस्तिलाह के अंदर जो है चांद की 13, 14 और 15 तारीख जो है उसके लिए अय्याम अबीस या अय्याम अबीस की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। अल्लामा शिबली नोमानी ने किस नाम से अदारा कायम किया था? सीरतुल उलमा और नदवातुल उलमा। तो इसका दुरुस्त जवाब है नदवातुल उलमा। अल्लामा शिबली नोमानी जो हैं उन्होंने नदवातुल उलमा के नाम से जो है एक तालीमी इदारा जो है वो बर-ए-सगीर पाक व हिंद में कायम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुरान मजीद की किस सूरत में बिस्मिल्लाह 2 बार आई है? सूरत अनकबूत और दूसरा ऑप्शन है सूरत नमल। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें दूसरा ऑप्शन जो है वो है सूरत नमल। कुरान मजीद की सूरत नमल में जो है बिस्मिल्लाह शरीफ 2 बार आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ग़ज़वा बदर में कुरैश मक्का का सिपह सलार कौन था? ग़ज़वा बदर में कुरैश मक्का का सिपह सलार कौन था? तो इसमें दो ऑप्शन हैं, अतबा और पहला ऑप्शन जो है ये डियर स्टूडेंट्स इसमें कंपोजिंग की थोड़ी सी गलती है, तो ये बेसिकली है शेबा, ठीक है, लेकिन इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो अतबा है।
इसमें वो जो लोग उसको लीड कर रहे थे, उसमें अतबा का नाम था। अबू जहल का नाम भी जो है इस वाले से लिया जाता है। ग़ज़वा बदर में कुरैश मक्का का सिपा सलार कौन था? तो यहाँ इसका दूसरा ऑप्शन है उतबा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुस्लिम मुल्क बोस्निया किस बर-ए-आज़म में वाक़या है? मुस्लिम मुल्क बोस्निया किस बर-ए-आज़म में वाक़या है? बर-ए-आज़म एशिया में या बर-ए-आज़म यूरोप में? तो मुस्लिम मुल्क बोस्निया जो है ये बर-ए-आज़म यूरोप में वाक़या है। मुस्लिम मुल्क बोस्निया बर-ए-आज़म यूरोप की एक मुस्लिम रियासत है। इस्लामी रियासत में आबाद गैर मुस्लिम शहरी क्या कहलाते हैं? उसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, ज़िमी कहलाते हैं या अक़लियत कहलाते हैं। तो इस्लामी रियासत के अंदर जो गैर मुस्लिम शहरी आबाद होते हैं उनको इस्तिलाह में ज़िमी कहा जाता है। इस्लामी रियासत के अंदर आबाद गैर मुस्लिम शहरी ज़िमी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट हमारे पास, OIC का दूसरा सरबराही इजलास कब और कहाँ मुनक्कद हुआ था? OIC का दूसरा सरबराही इजलास कब मुनक्कद हुआ था डियर स्टूडेंट्स? इससे पहले कि हम दूसरे जवाब की तरफ जाएं, मैं आपको बताता चलूं कि OIC जो है इसका जो क़याम है ये 1969 को जो है मराकश के शहर रबात में जो है वो अमल में आया था। मराकश जिसको मोरक्को कहा जाता है, तो वहाँ जो है इसका क़याम आया था जब 1967 के अंदर जो है अरब इसराइल जंग का आगाज़ हुआ था। तो उसके बाद दुनिया भर के जो मुसलमान ममालिक हैं उन्होंने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन कायम कर ली थी और उसका नाम रखा गया था OIC, यानी उस वक़्त इसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, लेकिन बाद में जो है इसका नाम तब्दील करके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो है रख दिया गया है। तो इसका जो दूसरा इस्लामी सरबराही इजलास मुनक्कद हुआ था वो 1974 में जो है पाकिस्तान के शहर लाहौर में मुनक्कद हुआ था। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस OIC का दूसरा सरबराही इजलास 1974 में पाकिस्तान के शहर लाहौर में मुनक्कद हुआ था और उस वक़्त पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जिनकी ज़ाती कोशिशों से ये इजलास जो है पाकिस्तान में मुनक्कद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान, ईरान और तुर्किया के दरमियान इलाकाई तावन बराए तरक्की की तंजीम की बुनियाद कब रखी गई? इलाकाई तावन बराए तरक्की यानी रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, ये एक तंजीम का नाम है जो पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान जो है वो कायम हुआ था। तो आपने बताना ये है कि ये अदारा कब कायम हुआ था? तो इसका दुरुस्त जवाब है 1964 में। 1964 के अंदर जो है अयूब खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान जो है एक तंजीम कायम की गई जिसका नाम था रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट और इलाक़ाई तावन बराए तरक्की 1964 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मज़ार किस मुल्क में वाक़या है? मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मज़ार तुर्की के अंदर जो है वो वाक़या है और उनका शहर जो है वो है कूनिया, यानी मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मज़ार तुर्की के शहर कूनिया में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रबात किस मुस्लिम मुल्क का दारुल हुकूमत है? सूडान का या मराकश का? तो इसका दुरुस्त जवाब है मराकश। सूडान जो है वो मराकश का दारुल हुकूमत है, जिसे अंग्रेज़ी में जो है मोरक्को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुवैत का दारुल हुकूमत है सालमिया या कुवैत सिटी? तो कुवैत का जो दारुल हुकूमत है वो है कुवैत सिटी। कुवैत का दारुल हुकूमत कुवैत सिटी है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। कुआलालंपुर किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? इसमें भी दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया और दूसरा ऑप्शन है मलेशिया। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें दूसरा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। कुआलालंपुर जो है वो मलेशिया का दारुल हुकूमत है, जबकि इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत जो है वो जकार्ता है। इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत जकार्ता कहलाता है, जबकि मलेशिया का दारुल हुकूमत जो है वो कुआलालंपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इंडोनेशिया की करेंसी का नाम क्या है? रियाल, डॉलर या रुपया? तो इसका दुरुस्त जवाब है रुपया। इंडोनेशिया की करेंसी का नाम है रुपया। रुपया जो है इंडोनेशिया के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो करेंसी है पाकिस्तान और इंडिया की करेंसी का नाम भी रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
लीरा किस मुस्लिम मुल्क की करेंसी का नाम है? लीरा किस मुल्क की करेंसी का नाम है? तो इसका दुरुस्त जवाब है तुर्किया। तुर्की, जिसको आजकल तुर्किया का नाम दिया गया है, तो लीरा जो है उसकी करेंसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुर्की का यूरोप में मौजूदा हिस्सा क्या कहलाता है? तुर्की जो है उसका कुछ हिस्सा बर-ए-आज़म यूरोप में वाक़या है, जिसकी मकदार तकरीबन 3 से 5% बनती है। तो आपने बताना ये है कि तुर्की का वो हिस्सा जो इस वक्त बर-ए-आज़म यूरोप में वाक़या है उसे क्या कहते हैं? यूरोप माइनर, और दूसरा ऑप्शन है थ्रेस। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है थ्रेस। डियर स्टूडेंट्स, तुर्की का यूरोप में मौजूद हिस्सा क्या कहलाता है? उसका दुरुस्त जवाब है थ्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अज़रबैजान का सबसे मशहूर शहर कौन सा है? अज़रबैजान का सबसे मशहूर शहर कौन सा है? 3 ऑप्शन दिए गए हैं, बाकू, बाका, समकीत। तो तीनों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। बाकू जो है वो अज़रबैजान का ना सिर्फ सबसे मशहूर शहर है बल्कि उसका दारुल हुकूमत भी है। बाकू जो है अज़रबैजान का सबसे मशहूर और दारुल खिलाफा है, मशहूर शहर और दारुल खिलाफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जहाद के लुग़वी मैनी क्या हैं? जहाद के लुग़वी मैनी हैं जंग लड़ना या मेहनत और कोशिश करना। तो जहाद के जो लुग़वी मैनी हैं डियर स्टूडेंट्स वो है जंग करना। जहाद के लुग़वी मैनी जंग करना के हैं।